हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं लगातार आपके लिए वीडियो ला रहा हूं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी रोटेशन वाइज लाता हूं। तो उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज यहाँ पर होंगे दोस्तों, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? आपके ऑप्शन है आयरलैंड और स्पेन, यूएसए और यूके, यूएसएसआर और चीन, जापान और कोरिया। आंसर कीजिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से अंगीकार की गई है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो जान लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 31 से 51 तक में इसे शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड ने स्वयं इन सिद्धांतों को कहाँ से लिया था? स्पेन के संविधान से लिया था। इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कराए जा सकते हैं। ये राज्य के कर्तव्य हैं। किसके कर्तव्य हैं? राज्य के कर्तव्य हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या संसद? देखिए, नए राज्य के गठन और सीमा परिवर्तन करने का अधिकार जो है ना, संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? भारतीय संविधान को अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर किसी राज्य का क्षेत्र कम या ज्यादा कर सकती है ना, सीमाओं में बदलाव कर सकती है और नए राज्य का गठन भी कर सकती है। और संसद में ऐसा विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उसके विचारों के लिए भेजती है। लेकिन क्या संसद इन विचारों से बंधी होती है? तो याद रखिएगा, इन विचारों से बंधी हुई नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, विधि के समक्ष समता का अधिकार कैसा अधिकार है? नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या राजनैतिक अधिकार? विधि के समक्ष समता का अधिकार एक नागरिक अधिकार दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? इसके तहत विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। और ये कैसा अधिकार है? तो ये नागरिक अधिकार है। इसमें कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ऐसा अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 11, यहाँ पर 11 हो जाएगा दोस्तों। 11 आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे ही मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, तो याद रखिएगा एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए थे, यानी शून्य मौलिक कर्तव्य थे।
इसे कब जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके लिए संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A की व्यवस्था की गई है। और 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 होता है और इसके द्वारा एक कर्तव्य और जोड़ दिया जाता है, जिससे मूल कर्तव्यों की संख्या अब कितनी हो गई है? 11 हो गई है। ठीक है। और 11वां मूल कर्तव्य क्या है? प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। और इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, या उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ना, संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। संसद किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकती है और आरोप सदन के कुल सदस्यों के 1/4 द्वारा हस्ताक्षरित होता है और राष्ट्रपति को इसके लिए 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। प्रारंभिक सदन में, जिस सदन में महाभियोग लाया जाता है, उस सदन के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद यह दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन द्वारा भी आरोपों की जांच किया जाता है और यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। ठीक है। चलिए अगला क्या है? अगला है राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद या प्रधानमंत्री। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 याद रखिएगा। 164 कहता है कि मंत्रिपरिषद, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, आप सभी जानते हैं, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को विधानसभा में बहुमत का विश्वास बनाए रखना जरूरी होता है। यदि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो मुख्यमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाता है। ठीक है। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है पंचायत समिति का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर। देखिए पंचायत समिति का गठन जो है ना दोस्तों, प्रखंड स्तर पर किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। ठीक है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है। पंचायत समिति का गठन जो है ब्लॉक स्तर पर किया जाता है, यानी प्रखंड स्तर पर किया जाता है। और पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर के बीच मध्यवर्ती कड़ी का काम करती है। ठीक है। पंचायत समिति का गठन जो है प्रखंड स्तर पर किया जाता है और यह पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच किसका काम करती है? तो मध्यवर्ती कड़ी का काम करती है। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई थी। ठीक है। और सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था, राजस्थान में 1959 में। ठीक है। कहाँ पर लागू किया गया था? नागौर में।
और उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को, संसद को, राष्ट्रपति को, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार अब संसद के पास आ गया है। जम्मू कश्मीर का अपना जो संविधान पहले होता था वो उसे अब समाप्त कर दिया गया है, इस बात को आप याद रखिएगा। और भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होता है जम्मू कश्मीर पर। अब भारत के संविधान में संशोधन के लिए संसद अधिकृत हो गया है। ठीक है, और कुछ मामलों में राज्य के विधान मंडलों की सहमति भी आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी से, भारत के विधि मंत्री से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। और यह परामर्श जो है कॉलेजियम नामक एक प्रणाली के माध्यम से होता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अगला है उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो, कौन विधि का निर्माण कर सकता है? अनन्य रूप से केवल राज्य विधानमंडल, केवल संसद, राज्य विधानमंडल के सहमत होने पर संसद, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयन के अनुसार संसद अथवा राज्य विधानमंडल। देखिए, जिन विषयों का वर्णन न तो केंद्रीय सूची, न ही राज्य सूची और न समवर्ती सूची में होती है, उन विषयों को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट विषय कहा जाता है। ठीक है, अवशिष्ट विषय कहा जाता है और ये अनुच्छेद 248 में है। ठीक है, और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। वैसे विषयों का उल्लेख न तो केंद्रीय सूची, न राज्य सूची और न ही समवर्ती सूची में है, उन विषयों को रेजिड्यूरी यानी अवशिष्ट विषय कहा जाता है और इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। यह प्रावधान अनुच्छेद 238 तथा संघ सूची की प्रविष्टि 97 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, चलिए। और दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री या नीति आयोग के सदस्य। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन नहीं है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य राष्ट्रपति नहीं होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का सदस्य राष्ट्रपति नहीं होता है। ठीक है, इसके सदस्यों में प्रधानमंत्री और जो कि अध्यक्ष भी होते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं और ये सभी विकास योजनाओं पर समन्वय और अनुमोदन के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है? भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद या इनमें से सभी? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो है दबाव समूह के अंतर्गत आते हैं। भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और विश्व हिंदू परिषद, ये सभी जो है दबाव समूह के अंतर्गत आते हैं, जो सरकार पर दबाव डालकर अपना कार्य करवाते हैं। ठीक है, कार्य करवाते हैं। ठीक है, अगला क्या है? अगला है हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक
करने की अनुमति प्रदान की गई है 2009 तक, 2026 तक, 2011 तक या अनिश्चित काल के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चित काल के लिए। शासकीय परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की अनुमति अनिश्चित काल के लिए प्रदान की गई है। क्यों? क्योंकि 1963 के राजभाषा अधिनियम और बाद के संशोधनों द्वारा 1965 की 15 वर्षीय प्रारंभिक अवधि के बाद भी इसके निरंतर उपयोग को सुनिश्चित किया गया है, ताकि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी एक सहायक राजभाषा बनी रहे, जिसका कोई निश्चित समाप्ति वर्ष नहीं है। नेक्स्ट क्या? अगला है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं की गई है? असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा? असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। छठी अनुसूची क्या कहता है? छठी अनुसूची में भारतीय संविधान का वह प्रावधान है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से स्वायत्तता प्रदान करता है। ठीक है। अगला क्या है? भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, संवैधानिक संशोधन द्वारा, कार्यपालक आदेश द्वारा या संसदीय आदेश द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है। भारत में मताधिकार की आयु पहले कितनी थी? 21 थी, अब कितनी है? 18 है, और इसे संवैधानिक संशोधन के द्वारा की गई है। इसके लिए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1988 में, और इसके द्वारा अनुच्छेद 326 में बदलाव किया गया और 1989 से इसे लागू किया गया है। ठीक है, यानी 326 किससे संबंधित है? मताधिकार से संबंधित है, मताधिकार से यह संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।